नाज़रीन, मुल्की सियासत में चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही अपने अपनी क्रेज, अपनी अपनी विकेट बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अवामी मसाइल क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, इस पर ना हुकूमत और ना ही अपोजिशन किसी को कोई तवज्जो नहीं। लेकिन हुकूमत के हवाले से अगर चैलेंजेस की बात करें तो इंटरनल चैलेंजेस काफी ज्यादा, और उसके साथ साथ जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहे हैं। इंटरनल चैलेंजेस के अंदर मईशत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज, आम आदमी की पहुंच से तमाम चीजें दूर होती जा रही हैं, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, अशिया जरूरिया की कीमतें हो, पेट्रोल हो, दूध हो, या फिर कोई और चीज। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ साथ मईशत में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने तमाम तर जतन और जोर लगाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। मुल्क से पैसा बाहर जाने वाला अंदर लाने का वादा किया था, मुल्क में वापस लाने का वादा किया था मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन हो यह रहा है कि कभी ब्रॉडशीट की सूरत में 28.7 मिलियन डॉलर्स की अदायगी की जाती है, कभी पीआईए तैयारे की लीज के 14 मिलियन डॉलर जो हैं वो सर पर आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ ताजा तरीन मामला जो रेकोडिक का है, जिसके अंदर टेटियान कंपनी ने पाकिस्तान के ऊपर जो मुआहदे मंसूख किए थे, जो जुर्माने के बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने पाकिस्तान के ऊपर 5.97 बिलियन डॉलर्स का जो अवार्ड है वो पाकिस्तान के खिलाफ दिया। और उसके नतीजे में पीआईए की जो कंपनीज हैं, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो सब्सिडी कंपनीज है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर, वहां से उस कंपनी के अंडर या उसके अंडर रहते हुए जो दो असासा जात हैं, रोजवेल्ट होटल और इसके साथ साथ स्क्राइब होटल, इसके हवाले से, इसको जब्त करने के हवाले से जो इतलात हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं और जल्दी ये मामला भी मंजर आम पर आने ही को है। इस तरीके से हुकूमत एक मुश्किल दर मुश्किल में फंसती हुई नजर आती है, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी और बैन अल-अक़वामी जो चैलेंजेस कोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी। दूसरी तरफ अगर हम इंटरनली अपोजिशन की बात करें, पीडीएम का रुख अब इस्तीफों और इनके बाद हट के जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, और फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 6 साल हो गए, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस है लगभग 3.5-4 साल उसको हो गए हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने तौर के ऊपर सफाइयां पेश करने में लगी हुई हैं। 18 जनवरी को यानी कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तलब किया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इसी के साथ साथ 20 जनवरी को जो है वो पीटीआई को भी तलब किया गया है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ 19 जनवरी को पीपीपी, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराने के लिए आ रही हैं। अब दोनों जमातें, अगर हम पीटीआई की बात करें या फिर पीडीएम में शामिल जमातों की जिसमें पीपीपी और नून लीग शामिल हैं, अपने अपने तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर स्क्रूटनी कमेटी के सामने वो सबूत और शवाहिद पेश उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और सफाइयां देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे के अंदर आवाम कहां है, आम आदमी की मुश्किलात कहां है, ये सब बात करेंगे। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे तज्जियाकार फरूख सलीम साहब, इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कॉलम निगार तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब, और सीनियर सहाफी तज्जियाकार ओएस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरूख सलीम साहब और ये मकबूल जान साहब और ओएस तौहीद साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फरूख साहब, आपसे आगाज करते हैं। हुकूमत ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान पैसा लाया जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो लग ये रहा है कि चाहे वो ब्रॉडशीट हो, चाहे वो पीआईए के बोइंग तैयारे की बात हो, या फिर रेकोडिक के 5.97 बिलियन डॉलर्स की बात हो, लग तो ऐसा रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये पेनल्टीज पड़ रही हैं और ये पे करना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा ही बुनियादी नुक्ता है और वो है मईशियत और सियासत में एक बड़ा ही गहरा गठजोड़ होता है। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, उसकी मईशत जो है
वो कभी भी सीधी रुख सीधी सिमत जो है वो चल नहीं पाती। अब आप सोचिए कि हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो निज़ाम जमहूरियत है, उसके दो पहिए हैं। उसका एक पहिया ऑपोजिशन है, उसका दूसरा पहिया हुकूमत है, और इन दोनों ने मिला के वो रियासत की गाड़ी जो है उसको आगे चलाना है। अब यहाँ पे मामला ऐसा है कि जमहूरी इख्तलाफ से मामला कहीं आगे निकल गया है। जमहूरी इख्तलाफ करना ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में वो उनका जमहूरी हक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जमहूरी इख्तलाफ से कहीं आगे बढ़ के दुश्मनी और इंतकामी सियासत में बदल गया है। इस वक्त मुझे महसूस ये हो रहा है कि ना तो हुकूमत का कोई मईशत के ऊपर फोकस है और ना ही ऑपोजिशन का कोई मईशत के ऊपर फोकस है। इस वक्त उन दोनों के दरमियान एक संगीन किस्म की जंग जो है वो जारी है, और ना हुकूमत सोच रही है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद क्या है, न वो सोच रही है कि आलमी मैदान में उनके खिलाफ क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी जो आपने देखा फरीद साहब, वो मैं समझता हूँ सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। हमने सिर्फ 28 मिलियन डॉलर दिया है, जो बहुत बड़ी रकम बनती है, लेकिन 28 मिलियन डॉलर दिया है ब्रॉडशीट के हवाले से। मिलियन की लीज जो है वो पीआई में हम देना भूल गए थे। अभी जो बहुत ही बड़ा मामला आने वाला है वो रेकोडिक का है, जिसमें जो वर्ल्ड बैंक का पैनल है वो हमारे खिलाफ 5.8 अरब डॉलर का अवार्ड दे चुका है। अब वहां पे हम अपने असासाजात को किस तरह छुपाएंगे, किस तरह बचाएंगे, इसकी मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत में कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये एक अलग चीज है, यानी है तो पेमेंट्स के हवाले से ही, लेकिन ब्रॉड शीट के बाद वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी वो बात बजाते खुद वो मामला करप्शन या फिर पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाने वाला, वो उसके बहुत सारे इन डेप्थ चीजें जिसको एक्सप्लोर होना भी बाकी है, और आप जो है जिन चीजों की तरफ बात कर रहे हैं वो कुछ दूसरे मामला हैं। देखिए, कुछ तो मैं समझता हूँ, 2.5 साल आप समझिए कि तकरीबन 50% वक्त तो पीटीआई हुकूमत का जो मैंडेटेड वक्त था वो खत्म हो गया। जो कुछ हमने देखा है पिछले 2.5 सालों में, जब तक हुकूमत ये नहीं समझ पाती कि 2.5 सालों के बाद अब उसको एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी, जिस सिमत में वो जा रही है उस सिमत में मजीद जो है मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुल्क के लिए जाना। ठीक है, मैं औरिया साहब की तरफ जरा आता हूं। औरिया साहब, मुझे जरा बताइएगा, जिस तरह से फारूक साहब कह रहे हैं कि एक तो वो कहते हैं ये जस्ट एक ट्रेलर था जो कुछ अभी आया, इसके बाद बहुत सारे मामला अनफोल्ड होना बाकी हैं। आप भी यही समझते हैं कि ये हुकूमत अपोजिशन के दरमियान की जो लड़ाई और जो दुश्मनी, जो इंतकामी सियासत जिसकी बात कर रहे हैं फारूक साहब, उसके नतीजे में हम बहुत सारे ऐसे मामला से हम सरफ नजर कर चुके हैं जो कि अवामी मसाइल हैं हमारे। देखिए, अगर अपोजिशन सुलह कर ले तो क्या रिकॉर्डिंग का वर्ल्ड बैंक का ऑर्डर जो है वापस आ जाएगा? 1997 के अंदर ये हुआ है। मैं उस वक्त वहीं था, चागी में डिप्टी कमिश्नर था, जब ये बीएचपी और टिथियान वगैरह वहां पहुंची हैं और उन्होंने आके सर्वे शुरू किया। उस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल मिला के कर दिया था कि जनाब 25% हमें मिलेगा, 75% चलेगा मिलेगा, और मिट्टी का ढेर था। आपने शायद वो इलाका देखा नहीं हुआ, 48,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उस एक डिस्ट्रिक्ट का, बिगर देन एनडब्ल्यूएफपी जो आज का खैबर पख्तूनख्वा का। मट्टी दूर दूर तक नजर आती है, उसको मट्टी को सोना बनाना था उन्होंने। अब जब उसने सर्वे कर लिया जब उस पे, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट को याद आना शुरू हुआ कि नहीं, ये तो मसला ऐसा नहीं है, ये तो सस्ता कर दिया, ये तो ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक, ऑनर आपने नहीं किया। अब ये तो विरसे की चीजें हैं ना। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो जाए, पाकिस्तान पूरे में, तो क्या होगा? अब तरीकेकार यही है कि या तो आप रिवर्ट बैक करें, उसी कंपनी के साथ कहें कि आप भाई चलाते रहो 25% के उसी एग्रीमेंट के साथ, उसको लाते क्यों नहीं? वो खातून जो है वो कई दफा आई है। और ये साहब, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो सवाल ही पैदा होता है इतना बड़ा जुर्माना, दूसरी बात ये कि हमारे दो असासा जाल, एक तो ये हमारा जो रोजवेल्ट होटल और दूसरा स्क्राइब, ये बड़ी मालियत के असास हैं जो कि जब्त होने के करीब है हमारे पास। देखें, ये तो टोटल देखे ना, आज की चीजें तो नहीं चली आ रही। ये तो ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर बड़े लोगों की नजरें हैं पाकिस्तान के एहसासों के ऊपर। लेकिन ये जो आपने बताया ना, अब ये जो ब्रॉडशीट वाला मसला है, अब ब्रॉडशीट में एक शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होता है, आप एग्रीमेंट करते हैं, बीच में दो ऐसी गवर्नमेंट 5-5 साल की आ जाती हैं कि दो हु आर डायरेक्टली इफेक्टिव ऑफ दोज इन्वेस्टिगेशंस। एक जरदारी की आती है, नवाज शरीफ की आती है।
आप एक बड़ा ल्यूकवार्म किस्म का एटीट्यूड रख के खत्म कर देते हैं। और उसके बाद मुझे कल बड़ी अजीब बात लगी सर, उन्होंने अपना शायद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि उनके जमाने में ये आर्बिट्रेशन हुई है कि मैं तो नैब को लिफ्ट नहीं कराता था, तो नैब, ओ भाई अल्लाह के बंदो, नैब पाकिस्तान से बाहर इंडिपेंडेंटली कोई एग्रीमेंट करने का इख्तियार ही नहीं लगता विदाउट दी प्रोसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या अटॉर्नी जनरल ऑफिस। पाकिस्तान का कोई बंदा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं कर सकता। किसको धोखा देते हो यार? यानी अजीबो गरीब मामला है कि आप खड़े होकर लोगों को कहते हैं कि नैब को तो मैं चूंकि बहुत बुरा अदारा समझा था और मैं उसको, आपके जमाने में कमरुज़्ज़मान को रखा गया, लोग नहीं जानते कमरुज़्ज़मान के ताल्लुकात कितने थे नून लीग के साथ और बाकी लोगों के साथ। ही वाज अ फैमिली फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। और क्या कुछ क्या किया कि मैं राज क्या खोलूं उसके अंदर कि क्या क्या कुछ किस चीजें लपेटी गई। ये जिस वक्त वो वाजिद शम्सुल हसन जो है वो पूरे के पूरे सरे माल के फाइलें लेके गया था, तो यही ब्रॉडशीट वाले बैठे हुए थे, क्या कर लेते? आपकी गवर्नमेंट चाहती थी। मसला सारा ये है कि आपने बंदरों को, जिसे कहते हैं चोरों को रखवाली पे बिठा दिया था, खत्म था, यही होना था और यही हुआ। मैं पूरी कौम भुगतेगी इसको। ओवैसी साहब, ये जो सारी चीजें हैं, इस सारी चीज को एज ए चैलेंज, कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि यहां पे क्रिटिसिज्म तो बहुत आसान है, लेकिन ये चैलेंजेस तो बहरहाल हमारे सामने है। मैं फॉरेन फंडिंग की तरफ तो आता हूं कि यहां पे हुकूमत भी अपोजिशन भी दोनों ही अपनी अपनी क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन पहले गवर्नमेंट की अगर बात कर ले तो इकोनॉमिक फ्रंट भी उसके ऊपर चैलेंज, और ऊपर से चाहे वो रेकॉर्डिंग वाला मामला हो या फिर ब्रॉडशीट, ये तमाम चीजें, पैसा तो बाहर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए फरीद, जब आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है तो इस गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो है उसकी तो कमी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि 2-2.5 साल हो गए हैं और जो इनके इंटीग्रल पार्ट था विजन का, पुलिस रिफॉर्म्स का, लोकल बॉडीज के इम्प्लीमेंटेशन का, वो हम कहाँ देख रहे हैं? वो सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स आप देखिए, वो डॉक्टर इशरत साहब थिंक टैंक में बिठा दें आप, लेकिन इतनी उम्र के अंदर क्या रिफॉर्म लेकर आएंगे? ना उनको इतनी कॉम्प्रिहेंशन है, ना अंडरस्टैंडिंग है। वहीं का मामला एक खड़ा हुआ है। तजुर्बेकार आदमी तो है, तजुर्बे से तो फायदा उठाया जा सकता है। तजुर्बे से लेकर तजुर्बा, देखें ना, अब ज़हीर अब्बास इस उम्र के अंदर 274 की इनिंग तो नहीं खेल सकता ना। हर एक या मैं अगर 20 साल पहले जो एक्टिव में काम कर रहा था उतना मैं काम कर सकूंगा। हाँ, ये जरूर है कि तजर्बे की हैसियत से आप एक सीनियरिटी, अब देखें ना 70 साल के ऊपर हो गए हैं, आप एक सोच दे दें, कुछ दे दें। अगर आपने काम करना होता तो पहले 6 महीने के अंदर ही कर देते ना। किधर है वो रिफॉर्म्स? और लोकल बॉडीज की रिफॉर्म्स किधर है? पुलिस की रिफॉर्म्स किधर है? पुलिस के 5-6 आईजीज चेंज हो गए पंजाब के अंदर। आप देखिए, नासिर दुरानी साहब इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर गए, जो खुद पीटीआई का केपी के अंदर एक सक्सेसफुल जो पुलिस रिफॉर्म्स का जो प्रोजेक्ट था उसके पोस्टर बॉय थे, वो खुद पहले ही 6 महीने के अंदर तो वही खुद रिजाइन कर गए। उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीके से एक के बाद दूसरा 3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदल गए हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए हैं। तो आप, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो बात है रिकॉर्डिंग की और दूसरा ब्रॉडशीट की, देखिए ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की बिल्कुल नाअहली है, बहुत ही करप्शन भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ब्रॉडशीट का जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था वो किसकी हुकूमत में हुआ था? वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत 2000 के अंदर। और फिर मुशर्रफ साहब ने अपने जब दौर को का हलाला करने की कोशिश की तो उसके बाद ब्रॉडशीट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। और तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत अगर सही नहीं है तो फिर तो ये मामला यहाँ तक पहुंचे ना। ये किसकी नाअहली है कि $29 मिलियन, जब आप एक डॉलर के लिए परेशान है, आपने एक बेगिंग बोल जो है पूरी दुनिया के अंदर घुमा रहे हैं कि भाई हमें आप पैसे दे दें, हमारे पास डॉलर आ जाए। डॉलर जो है, अगर मेरे अकाउंट में डॉलर बाहर से आ रहे हैं किसी कंपनी से तो वो मुझे पाकिस्तानी करेंसी में मिलते हैं। 100 बिस्मिल्लाह है यार, आप करें, बिल्कुल करें अगर मुल्क को जरूरत है, इस रियासत को जरूरत है। लेकिन ये जो इतने मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स जहां पर हुए हैं, उनका हिसाब किताब कौन देगा? इफ्तिखार चौधरी साहब को लाए ना कटहरे के अंदर, जिन्होंने रिकॉर्डिंग के मामले पे, नहीं भाई ये बड़ी लूट मार हो रही है। आप समझते हैं आप समझते हैं कि ये जो डिसीजन हमारे लिए गए, मुबारक समरबंद साहब को लेकर आए ना, मुबारक समरबंद साहब कह रहे थे कि जी उनके पास बड़ी एक्सपर्टीज है माइनिंग की, रिफाइनरी, कुछ भी नहीं है भाई आपके पास।
बताएं कि जो अरब रुपया या जो भी लिया था आपने बलूचिस्तान से, उसमें आपने क्या रिसर्च की है? आपने वो जो हार्ट के लिए स्टेंट्स बनाने के लिए काम करने की कोशिश की थी, उसकी क्या रिपोर्ट है आपके पास? मुबारक समरबंद साहब, ये बताएं कि थर के अंदर जो आपने रिफाइनरी का अपने सर पे ताज जमाने की कोशिश की थी, वो कहाँ पे? तो ये हमारे हीरोज रहे हैं पास्ट के, इनको बुलाएं ना जरा और अकाउंटेबिलिटी इनकी करें। फिर कीजिए जाम यूसुफ की भी, जाम कमाल की भी, अपना जरदारी की भी, सबकी करें आप, लेकिन इन लोगों की भी तो करें जिन्होंने, किसने कहा था कि ये रेकॉर्डिंग का जो पिटीशन है वो डाल दे कोर्ट के अंदर? ना आपके पास रिफाइनरी की कैपेबिलिटी है। दूसरा, ये इनको पता है, औरिया साहब को खुद यहाँ पे सर्व किया है, एक बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। सैंडिक के अंदर बता दे लोकली चाइनीज ने क्या वहां पे काम किया है। पूरी स्लैब्स लेके वहां से जाते हैं। अब वो फिर 15 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ट्रस्टेड अलाई है, लेकिन ये तो नहीं है कि लोकल्स को फायदा ना हो। लोकल्स को क्या फायदा है? अच्छा, फिर दूसरा, रिकॉर्डिंग के अंदर लाहौर के जो साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल साहब, उन्होंने पिटीशन दी थी और बड़ा उन्होंने कहा था कि जी ये बड़ी लूटमार हो रही है। अरे लूटमार हो रही है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। तथियार के साथ किसने वन साइडेड एग्रीमेंट किया था? मुशर्रफ साहब के जमाने में शौकत अजीज साहब ने किसको फोन किया था? और जाम यूसुफ साहब को फोन किया था, नहीं किया था? वहां पे माइनिंग और रिफाइनरी का बाकायदा लॉस को बाईपास करके आपने ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया। फिर बाद में आप ठीक है, ओटी मैं आगे आता हूं जरा। आपको तो 15% मिले जब भी सही है, या तो आप केपेबल हो और वो पड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं रईस, जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि अभी उसके ऊपर नजरें बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, और हमारे रूलिंग जो एलीट्स है और जो क्लाउड है वो नजरें लगाए हुआ आप छोड़ेंगे। राइट ओटी, मैं फारूक साहब की तरफ जरा आता हूं। फारूक सलीम साहब, ये वो तमाम चीजें हैं, इकोनॉमी अगर हमें बेहतर होती, जिस तरह से सोई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम दर दर जाते हैं एक एक डॉलर के लिए, कि वो एक एक डॉलर अगर मिल जाए तो हम अपनी मईशत को सहारा दे पाए। अब ये जो मामलात हैं, क्या मईशत जिस वक्त जितने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि मईशत हमारी दुरुस्त सम्त में जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, हमारे पास जो टेक्सटाइल के अंदर हमारे ऑर्डर्स हैं वो बड़े सरप्लस ऑर्डर्स हो गए। तो क्या वाकई इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी तरफ गामजन है कि अगर ये पेनल्टीज हमारे ऊपर पड़ जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं जो 60 सफ़हात का एक मंशूर पीटीआई ने सामने पे रखा था 2018 के इलेक्शन में, वो बड़ा ही जबरदस्त, पावरफुल, बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। वो हम अमूमन मामलात को बड़ा पेचीदा बना के सामने रख देते हैं कि जैसे पाकिस्तान के मामलात बहुत ही पेचीदा हैं, बड़ी मुश्किल हल हो सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो जो मंशूर है पीटीआई का, उसके अंदर जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी वादे तौर पे सामने रखा गया है, और उनके हल क्या है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए जो हमें निशानदेही करके बताए कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये दोनों उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो 60 सफ़हात का है उसमें ये पड़े हुए हैं, उसमें ये लिखे गए हैं। सिर्फ बात यह है कि आपके पास सियासी नीयत है वो करने की, और काबिलियत, ये दो चीजें आपको चाहिए। आप अंदाजा कीजिए कि ये मुल्क इतना अमीर मुल्क है, ये हम सालाना तकरीबन 1800 अरब रुपए का नुकसान कर देते हैं अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हल ये करना है कि हमने नुकसान खत्म करना है, इस मुल्क के पास बेशुमार पैसा आ जाएगा। आपने देखा कि अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उस वक्त पावर डिवीजन ने हमें बताया कि 1100 अरब का गर्दशी कर्जा है। अब हमें वो बता रहे हैं कि 2400 अरब का गर्दशी कर्जा हो गया है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की निशानदेही मंशूर में की गई थी। इस प्रॉब्लम का हल जो है वो भी मंशूर में बताया गया था कि आपने चोरी खत्म करनी है, आपने सर्कुलर डेट को किस तरह खत्म करना है। तो मामला इतने पेचीदा नहीं है, यहाँ पे फोकस नहीं है। सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत में चला जाता है, सियासतदानों का, बल्कि आपके टॉक शोज का भी और आपके टेलीविजन का भी। आप देख लीजिए कि कम से कम 95% ऑफ द टाइम हमारे सारे एंकर्स और सारे टेलीविजन चैनल सियासत डिस्कस कर रहे होते हैं। अब मईशत के ऊपर किसी का फोकस नहीं है, तो जाहिर बात है फिर आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। राइट, सोल्यूशन नहीं है। ठीक है।